लगभग 4 साल इस सरकार को हो गए, बल्कि अब शायद 4 साल से 4.5 साल हो गए। नहीं, 4.5 नहीं, 4.5 साल तो मुख्यमंत्री को हुए, लेकिन 4 साल सरकार को हुए। मगर ये सरकार जन्म से ही विकलांग है, अधूरी। और अभी भी ये सरकार अधूरी है। तो मुख्यमंत्री को 2 बातें राज्य के लोगों को बतानी चाहिए। या तो ये बताना चाहिए बल्कि 2 बातें क्या, उनको ये बताना चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। उनके पास योग्य लोग नहीं हैं मंत्री बनाने लायक, या कोई और कारण है। तो एक अधूरे मंत्रिमंडल से 4 साल निकल गए और आगे भी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक प्रकार से अधूरी सरकार है, विकलांग सरकार है, दिव्यांग सरकार है। और इन्होंने राज्य को डाल दिया। और एक सामान्य नियम है, आवश्यक है, एक समय बाद ऐसे जो पुष्ट जानकारी के अनुसार ले करके उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और उनके परिवारों को समुचित सहायता और उनकी जो क्षति आदि है वो है उसकी पूर्ति की जाती है। तो ये इस काम में भी विलंब कर रहे हैं, अब आज हालत ये है राज्य के अंदर कि जहां जहां आपदा आई, लोगों का नुकसान हुआ, बगीचे ध्वस्त हो गए, दुकानें ध्वस्त हो गई, व्यवसाय ध्वस्त हो गया, होम स्टे और होटल्स ध्वस्त हो गए, खेती ध्वस्त हो गई। लेकिन उनको कैसे पुनर्वासित करेंगे? आखिर उन परिवारों को खड़ा तो करना पड़ेगा ना, कुछ काम तो देना पड़ेगा, उनका काम व्यवसाय तो करना पड़ेगा। नहीं, उसकी कोई रूपरेखा बताई है अभी तक? कहीं तो पुनर्वासित करेंगे ना, कुछ तो सहायता देंगे। जैसे हमारे समय में हमने दुकान वाले को भी सहायता दी, होटल वाले को भी सहायता दी, गाड़ी वाले को भी सहायता दी, जो घोड़े वाला था, खच्चर वाला था, उसको भी दी, डोली पालकी वाले को भी दी। सबको जो वर्गीकृत उसमें होते थे उनको सहायता दी ताकि वो अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर सकें। और इसीलिए हमने 6 महीने के अंदर सबसे पहला काम ये किया कि आपदाग्रस्त व्यक्ति को या परिवार को अपने पांवों पर खड़ा कर दे, और उस काम को हमने 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया पूरे राज्य भर में, जबकि वो बहुत बड़ी आपदा थी, उसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत था। आज अभी तक आपदाग्रस्त परिवार जो है
सहायता की आस लगाए बैठे हुए हैं। केवल मानकों के तहत जो 5 लाख की सहायता दी जाती थी या जो अहेतुक सहायता दी जाती थी वही आपदा पीड़ितों को दी गई है। दूसरी तरफ आपदा पीड़ितों ने जो अपने व्यवसाय के लिए ऋण ले रखा था, उस ऋण की हमारी मांग है उसको माफ करो। आप या तो उसको माफ करिए या उसको रिशेड्यूल इस तरीके से कुछ तो करिए ना, कुछ तो आप करेंगे। नहीं तो उनका व्यवसाय उनका स्टार्ट हो नहीं पा रहा है, ऋण उनको घेर रहा है, तो एक दोहरी आपदा, एक तो परिवार उद्योग बर्बाद हो गया, काम बर्बाद हो गया, और दूसरा अब जो बैंकों से दूसरी संस्थाओं से सहकारिता से ऋण लेकर के रखा है वो ऋण निरंतर बढ़ रहा है। सरकार ने अभी तक उसके ब्याज की माफी तक की घोषणा नहीं की। तो आपदा पीड़ितों को मेरा आरोप है कि ये सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो राज्य का दायित्व है अपने नागरिकों को, जो आपदा पीड़ित नागरिक है उनकी मदद करने का, ये उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तीसरी बात, आप कोई स्कीम घोषित करते हैं, सरकारें स्कीम घोषित करती हैं। जैसे हमने कहा कि आप मडुआ उगाएंगे तो इतना आपको हमारे समय में हमने मडुआ बोनस देंगे, उसकी योजना उसको घोषणा की। हमने कहा आप फला चीज उगाएंगे हम इतना आपको सब्सिडी वो करेंगे। हमने एप्पल मिशन, एप्रिकॉट मिशन, चूलू मिशन, कीवी मिशन लॉन्च किए। हमने लोगों से कहा कि आप इसके लिए जितना ऋण लेंगे उस ऋण में 40% हम सब्सिडी देंगे जो राज्य सरकार आपको अदा करेगी। अब यहां हालत यह है कि कीवी मिशन में और सेव मिशन में जिन लोगों ने ऋण ले रखा है वो पिलर टू पोस्ट सब्सिडी के लिए भाग रहे हैं और उनको सब्सिडी अभी तक नहीं दी जा रही है। और नहीं दिए जाने का जो कारण मुझको मालूम पड़ा है वो बड़ा दुखद है, इसीलिए मैंने इस विषय को छेड़ा। जब वो संबंधित लोगों तक मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो उनको संदेश भेजा जा रहा है कि भाई ये तो सरकार तुमको मुफ्त में दे रही है, तो जब तुमको इतना मुफ्त में मिल रहा है तो उसका जो है इतना % आप जमा कर दो और ये सब्सिडी तुमको अब मुक्त हो जाएगी। मतलब कमीशन दे जाओ तब सब्सिडी ले जाओ, ये आज की सरकार का नारा है। तो ये 3 बातें ये कहनी है। चौथी बात जो है वो पहले ही कहलवा चुके, आपने शिकायत भी कर दी। वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब सड़कों की हालत देख लेंगे तब बात करेंगे। और बाकी अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं की हालत बदहाल है, शिक्षा की हालत भी सुधारने के कोई सकारात्मक प्रयास किए नहीं जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 90% प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, मैं मां भगवती का आभारी हूं कि हमारी सरकार के वक्त में हमने 100% प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के पद भरे थे और आज 90% पद रिक्त हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं जब प्रधानाचार्य नहीं है तो शिक्षा का क्या हाल हो रहा होगा। और यदि शिक्षा का हाल ठीक नहीं है तो फिर आप राज्य के शेष भविष्य के विषय में
अंदाज लगा सकते हैं। तो राज्य की के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है? चौखुटिया वाले जो है पहुंच रहे, अकेले चौखुटिया की कहानी नहीं है, सब जगहों की कहानी है। और मैंने उनसे कहा, मैं ये तीसरी बार दोहरा रहा हूं इस बात को, मैं 2 बार पहले भी दोहरा चुका हूं। मैंने कहा भाई, आप स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में एक राज्य का एजेंडा बनाना चाहिए। हमको मालूम है कठिनाई क्या है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं आते, तो मालूम है कठिनाई, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं आते। उनके अपने सवाल होते हैं। उनका सवाल ये होता है कि अब मरीज कम मिलते हैं, आपके पास ऑपरेशन की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो हम वहां जाकर के करेंगे क्या? अलग सब चीजें उनके अपने सवाल हैं। तो इसके विषय में हम राज्य के लोगों को एक स्पष्ट ये बताएं कि क्या करेंगे हम, और तुमको ये सुविधाएं कहां पर मिलेगी और कैसे मिलेंगी, और उसके लिए हम क्या प्रबंध करेंगे। हमारी सरकार के वक्त में हमने इसीलिए जगह जगह सर्जिकल कैंप लगाए थे, और हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को रेगुलरली हर हफ्ते किसी न किसी पीएचसी के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाते थे, और पीएचसी के में जो डॉक्टर्स होते थे जो वो ऐसे मरीजों की वो बना करके रखते थे, उसे नामांकित करते थे। उस दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाते थे और उनका निदान करते थे। जो है बहुत सरल सी व्यवस्था है, कोई बहुत कठिन व्यवस्था नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई नोबेल पुरस्कार के लायक काम कर दिया था, लेकिन हमने उसका समाधान निकाला। सर्जिकल कैंप में हम कैंप आयोजित करते थे, विशेषज्ञ डॉक्टर लेकर के देहरादून से और दूसरी जगहों से लाते थे, और साथ सामग्री जो है उसकी पहले ही गाड़ियों में भेजी जाती थी। वहां 1 दिन 2 दिन का जो सर्जिकल कैंप लगना है वहां सब ऑपरेट कर लेते थे, और जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते थे उनको लेकर के देहरादून आते थे और दूसरी जगह आते थे। अब आप खर्चा दुगुना तिगुना कर रहे हैं और लोगों को राहत नहीं मिल रही, तो ये जो स्थिति है वो चिंताजनक है। कांग्रेस की विपक्ष में जो भूमिका है उससे आप संतुष्ट हैं? जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि दिव्यांग सरकार है, क्या विधानसभा से लेकर सड़क तक क्या कांग्रेस की भूमिका? हाँ, नहीं, बिल्कुल अच्छी भूमिका है। बहुत सक्रिय तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है। जिला इकाइयों से लेकर के राज्य इकाई तक सक्रियता पूर्वक अपने दायित्व को निभा रहे हैं। अब आप विधानसभा बुलाएंगे नहीं, विधानसभा का सत्र नहीं करेंगे, आप कहेंगे विपक्ष क्या भूमिका कर रहा है। उन्होंने तो विधानसभा को बुलाना बंद कर दिया। अच्छा, उसी तरीके से अब हम सड़कों पे जो है विरोध पक्ष का दायित्व, मैं समझता हूं कम से कम 4 दर्जन बार तो मुख्यमंत्री घेराव और गवर्नर घेराव, विधानसभा घेराव आदि कर चुकी है कांग्रेस विभिन्न उसमें जो है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो भैंस के आगे बीन बजाई, ये वाला कहावत लागू हो जा रही है ये सरकार के सामने। देखिए, पहले यदि विपक्ष केवल घोषणा भी करता था कि हम मार्च करेंगे विधानसभा की तरफ, तो सत्ता उसका कॉग्निजेंस लेती थी कि किन विषय पे मार्च कर रहे हैं, और करेक्टिव स्टेप उठाते थे। ये तो करेक्टिव स्टेप उठाते ही नहीं। भाजपा तो अपने प्रचार तंत्र का मुंह खोल करके काउंटर अटैक स्टार्ट कर देती है ना, विपक्ष पर काउंटर अटैक स्टार्ट कर देती है, और अपने प्रचार तंत्र का उपयोग करती है उस बात के लिए जो है, बजाय करेक्टिव स्टेप उठाने के आप काउंटर अटैक करते हैं। तो आप तो विपक्ष का आदर ही नहीं करते। विपक्ष का, जबकि विपक्ष को एक सहयोगी मानना चाहिए
राज्य के संचालन में जो है। आप सहयोगी के बजाय उनको दुश्मन मान करके चलते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर जो पार्टी सत्तारूढ़ दल यदि विपक्ष को दुश्मन मान करके चलेगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ से चल पाएगा। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार विकलांग है, वो 4 साल चली गई है, अब विकलांग हुई? पहले से आपके पास आज आया हूं तो आपसे तो आज ही कहूंगा ना, कहीं आपके दूसरे बिरादरों से कहा होगा मैंने। हाँ, हो सकता है मैंने विकलांग शब्द न कहा, दिव्यांग शब्द न कहा हो, कोई और शब्द कहा हो, लेकिन कहा होगा। सब कानून व्यवस्था पूरी प्रदेश में चल रहा है, हर जगह हत्याकांड हो रहे हैं, कल ऋषिकेश और पुलिस में हुआ, ऐसे कई जगह। क्या करिए? इस समय हम महिलाओं पर अत्याचार वाले मामले में, बलात्कार आदि के मामले में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है। इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में हम उत्तर प्रदेश से भी पीछे हैं। केवल हमसे पीछे बिहार और दूसरे 1-2-4 और राज्य हैं, बाकी हमारी ये स्थिति कर दी है। जबकि हमारे वहां पहले रेवेन्यू पुलिस अकेला एक पटवारी सारे इलाके के क्राइम को थाम लेता था, और आज पुलिस व्यवस्था है लेकिन क्राइम नहीं रुक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला अत्याचारों में भाजपा के नेताओं को संलिप्त पाया गया है, उनके नाम आए हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के यहाँ तक। और ये जो आज महिलाओं पर अत्याचार की स्थिति बढ़ी है, यदि अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में उस वीआईपी को पकड़ करके जेल के सीखचों में डाला जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और पूरी सरकार सत्ता जब उस वीआईपी को बचाने में लग गई तो उससे ये स्थितियां पैदा हुई है। और राज्य के लोगों को इस विषय पर बड़े गौर से समझना चाहिए। और हम लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के लिए विशेष चुनौती है कि हम लोग ऐसे प्रश्नों पर पहले खूब आवाज उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर आवाज शांत हो जाती है। ऐसे प्रश्नों को जब उठाया जाता है तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचाना पड़ता है, संघर्ष को कंक्लूजन पहुंचाना पड़ता है। अंकिता प्रकरण में हमको इस लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं अपने जीवन के, कोई मुझसे किसी पूछे कि आप जिंदा रहने का तुम्हारा क्या आगे क्या है करके, तो मैं उनमें बातों दे सकूंगा कि उस अपराधी को जिसने तो इसको आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की तरफ से इस बात में एक उदाहरण होगा यदि हम उस वीआईपी को खोज करके दंडित करेंगे। तो राहुल जी, 2027 चुनाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे में भाजपा का प्रथम चरण का सर्वे प्रारंभ हो चुका है, प्रत्याशी चयन। उनका सर्वे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं नहीं जानता। कांग्रेस अभी तक संगठन ही नहीं बना। हम उनका सर्वे देख करके अपना आचरण नहीं तय करते। और मैंने आपसे कहा ना कि हमने मुद्दे तय कर दिए हैं। उसमें एक मुद्दा जो है अंकिता प्रकरण का दोषी वो वीआईपी है जिसने हमारे राज्य के अंदर महिलाओं पर बलात्कार और दूसरे तरीके के उनका एक ऐसा फ्लड ऐसा वो खोल दिया कि रोज पढ़ करके शर्मिंदा होना पड़ता है, जो है ये स्थितियां खोल दी। तो हम कांग्रेस मुद्दे ढाल रही है, हम मुद्दे चयनित कर रहे हैं और मुद्दे एक एक करके हमने गढ़ लिए हैं। और एक दिन हम उन मुद्दों पर संगठन संघर्ष करते बनेगा, संगठन संघर्ष के साथ बनेगा। मुद्दे चयन कर दिए गए हैं, मगर उन मुद्दों को जमीन तक पहुंचाने के लिए जो सेनापति है वो कब मैदान में आएगा? सेनापति मैदान में है ना, और उसके साथ ढोल बजाने वाले भी हरीश रावत है,
सेनापति तो हमारे पास एक, कई सेनापति सह सेनापति हैं? चुनाव में हमारे पास तो कई लोग हैं। ये लोग भी जो है रीजनल कमांडर्स हैं, सब एक से एक चमकीले, देखो एक से एक प्रतिभावान लोग हैं। बल्कि इनकी जवानी देख करके कभी कभी मुझको लगता है काश, वो तो ठीक है। इस स्थिति में है कि कब कुर्सी जाए, कौन आए। नहीं, कुर्सियां तो आती जाती रहती। विपक्ष में कुर्सियां नहीं देखनी पड़ती हैं, विपक्ष में मुद्दे देखने पड़ते हैं। 2027 में विपक्ष में मुद्दे देखने पड़ते हैं और मुद्दों पर चोट करनी पड़ती है। और हम ये कुर्सियों को नहीं देखेंगे कोई, हम मुद्दों को देखेंगे। विधानसभा चुनाव में देखा जाता है, बीते जो चुनाव हुए हैं, पहले कांग्रेस तो आगे रहती है, लेकिन बाद जब चुनाव नजदीक आते हैं, चुनाव का दिन नजदीक आता है, तब कांग्रेस पिछड़ती नजर आती है। क्या कुछ कारण रहते हैं कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाती? हाँ, ये आपने हमारी दुखती रग में हाथ रखा है। इसका जवाब अभी मैं भी नहीं खोज पाऊं। काश इसका जवाब खोज पाऊं। और जो ब्राह्मण शब्द बड़ा चर्चाओं में है इन दिनों। ब्राह्मण शब्द तो हमेशा हमारे आदरणीय रहा है। हमारे तो पूजा पाठ, नामकरण से लेके पूजा पाठ, गृह प्रवेश से लेकर के तो कोई ब्राह्मण शब्द तो इन दिनों ज्यादा ही राजनीतिक चर्चा में है। जो भी सनातन परंपरा के लोग हैं उनके लिए। और देखिए, ये जिन बातों से बात आई है, देश में भी और प्रदेश में भी एक असहिष्णुता का वातावरण है। असहिष्णुता का वातावरण है। हर व्यक्ति गुस्से में जैसा दिखाई देता है और विद्वेष बढ़ रहा है। पहले धार्मिक विद्वेष था, अब वो विद्वेष दूसरा स्वरूप भी ले रहा है, जो हम कई राज्यों में देख रहे हैं। संकीर्णताएं बढ़ रही हैं। तो मैंने ये कहा कि सनातन, इस देश के अंदर 3 ऐसे तत्व हैं। एक तो सनातन है जो मूल है, वो उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है, सबको साथ लेकर के चलता है। दूसरा मैंने कहा उसका व्याख्याता ब्राह्मण है, जो उदार है, सहनशील है, संवेदनशील है, सबको साथ लेकर के चलता है। और तीसरा मैंने कहा उसका अनुसरण करके तद अनुरूप सबको साथ जोड़ने वाली जो ताकत है वो कांग्रेस थी। आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस ने जोड़ा और आजादी के बाद भी भारत बनाने के काम में जोड़ा। मैंने कहा तीनों की एक तरीके की पहचान है, सनातन की, ब्राह्मण की और कांग्रेस की। हाँ। और जब इन्होंने एक दूसरे को ताकत दी है, भारत और समाज मजबूत हुआ है। और जब ये एक दूसरे को ताकत नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो भारत कमजोर हुआ है। तो सीधी व्याख्या है मेरी। अब उसके बाद जो है आप उसमें से केवल कोई ब्राह्मणी चुन रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने उसमें मैंने सनातन, ब्राह्मण और कांग्रेस, और इस पर मैं आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा धर्माचार्य नहीं और कोई ऐसा उपनिषद और वेदों का कोई ज्ञाता नहीं हूं। मैं इसलिए इस पर कोई बड़ी बहस नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी सामान्य देश के विषय में जो सामान्य समझ है, वो समझ ये कहती है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के सनातन मूल है, बाकी एक दूसरे के पूरक है। केदारनाथ जी में सोना प्रकरण को लेकर के जो सरकार ने क्लीन चिट दी है पीकेटीसी को लेकर के, आपकी भी उस पर प्रतिक्रिया आई थी, क्या मान रहे हैं आप इसे?
देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसने हमारी आध्यात्मिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। केदार जी को कोई सोना चढ़ा रहा है, आप खुद घोषित करते हैं, और फिर वो 200 कुछ किलो होता है, वहां से घटते घटते हमको तो पहले लगा कि यहाँ उसकी परतें सब मर दिया जाएगा, सब पूरा जो है, फिर वो घट करके 100 गायब हो जाते हैं, कुछ रह जाता है, खिरची रह जाती है, फिर वो भी नहीं दिखाई देता है। अब पता चला है वहां सोने का पानी किया गया है, खाली वो डाला गया है, जो है ना वो डाला गया। पहले कोई कहता था सोने के वर्क चढ़ा रखा है, बाद में पता चला कि कुछ जगहों पर वो सोने का वर्क भी नहीं है, खाली पानी कर रखा है। तो इसका जवाब तो वही जगह तो सकता है ना, ये भ्रम क्यों है? हमारा दायित्व तो है कि एक भी व्यक्ति जो श्रद्धा हमारे तो उसका पूर्ण सदुपयोग हो। हमारी छवि ये नहीं बननी चाहिए कि हम उस लोगों के दान को स्व उपयोग के लिए खर्च कर दे रहे करके, वो नहीं आना चाहिए। सरकार क्लीन चिट दे रखी है, क्या ये बहस का मुद्दा बनेगा? ये लोगों के विचार का मुद्दा है, बहस तो दूर की बात है। प्रत्येक उत्तराखंडी को व्यक्ति के रूप में सोचना चाहिए कि हमारे पूजा आध्यात्मिक स्थलों पर जो लोग श्रद्धा के भाव से आ रहे हैं, उनके चढ़ाए हुए श्रद्धा के फूल का भी, पसीने का भी मूल्य, पूरा सदुपयोग और उसका सद आदर का होना चाहिए। क्लीन चिट क्या मानेंगे? क्लीन चिट को क्या मानेंगे? क्या जो क्लीन चिट दी गई है सरकार ने जो पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष को क्लीन चिट दे दी है, क्या मानेंगे? क्लीन चिट तो वो होती है जिसको जनता क्लीन समझे। यदि जनता ने क्लीन समझ दिया होता तो आप सवाल ही क्यों करते? नहीं, जनता की मैं तो आपसे कह रहा हूं, क्या आप क्लीन चिट से सहमत हैं? यदि सहमत हो तो फिर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? और यदि आप सहमत नहीं हैं तो इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए इस क्लीन चिट का कोई अर्थ नहीं है जिससे लोगों के मन में विश्वास न पैदा हो, और इस समय लोगों के मन में विश्वास नहीं है। लोगों को लगता है अमानत में ख़यानत हुई है, दान में ख़यानत हुई है। क्या ये भी कांग्रेस का मुद्दा रहेगा 27 में? मुद्दा है ही, इसीलिए तो बार बार इसको दोहराया जा रहा है। सर, 2025 यात्रा खत्म हो गई है, मतलब संपन्न हो गई है ग्रीष्मकाल में। वहां पे एक सवाल उठ रहा है कि वो तीर्थाटन से पर्यटन हो गया है। वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं केवल फोटोग्राफी के लिए, रील्स के लिए, केदारनाथ, और जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित समाज है, उसकी चिंता जता रहे हैं, कह रहे कि तीर्थ यात्री ही आनी चाहिए। हाँ, इस पर सरकार, तीर्थ पुरोहितों, राजनीतिक दलों, सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके की बदली हुई स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आप किस तरीके से इसको नियंत्रित करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए आपको याद होगा जब हमारे सीतापुरी से रोपवे लगाने की बात आई, ये हमारे समय में भी प्रस्ताव आया था, तो मैंने उसको कहा नहीं, केवल भीमबली टू तल्ली लिंचोली और उसके बाद मल्ली लिंचोली से केदारपुरम, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में करेंगे। शेष एरिया में जैसा पर्यटन, जैसा वो है यात्रा का, वही स्वरूप रहेगा। अब आज एक बड़ी
केबल कार के रूप में जो डाला जा रहा है, तो इनसे पर्यटन, हमारे जो तीर्थाटन था, हम तीर्थाटन को एक सीमा तक ही सुविधाजीवी बनाना पड़ता है, जहां जो बेसिक आवश्यकताएं हैं सुरक्षा की, चिकित्सा की, आवास की, भोजन की, वही उपलब्ध करवाने तक सीमित रहना चाहिए। उसको जो है आप आरामदायक नहीं बना सकते। तो क्या अब आवश्यकता लग रही है कि पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर के पृथक पॉलिसी बननी चाहिए? बिल्कुल पृथक पॉलिसी बननी चाहिए, और हमको तीर्थाटन के आध्यात्मिक स्वरूप को यथावत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत है, वो सस्टेनेबल है। मेरे शब्द याद रखिएगा, जो मैंने शाश्वत सस्टेनेबल कहा है, जो है वो है, और उसकी वही स्वरूप को बनाए रखना चाहिए। अब आपने बड़े गहरे सवाल पूछ दिए, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, और यहाँ आकर के मुझे प्रश्नों का उत्तर देते हुए खुशी होती है। लेकिन काश आप लोग देहरादून आ सकते तो मैं आपसे बार बार बात करना पसंद करता। तो इस समय जरा सा हमको जगफूली तक रोजगार वाले मुद्दे पर भी जो है ना, एक बात है मैं कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी लगातार, और मुख्यमंत्री जी और उनके जो दर्जा राज्य मंत्री और उनके जो प्रवक्ता हैं, देखो जो दावा करते हैं कि हमने इस 4 साल के कार्यकाल में 26,000 युवाओं को रोजगार दे दिया है। 25,000 26,000 कह रहे हैं। अच्छा, अब 26,000 कह रहे हैं। अभी वो उन्होंने मेरे ख्याल से कहीं उन्होंने दावा किया कल ही, तो 26,000 का जो ये आंकड़ा कह रहे हैं वो झूठा है। जो सूचना के अधिकार और तमाम जो समाचार पत्रों में जो खबरें छपती हैं, क्योंकि अब तो ये नियुक्ति पत्र अपने हाथ से ही दे रहे हैं, तो वो गिनती तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का गिनती करने के बाद जो मेरे पास आंकड़े हैं, 6,500 से अधिक इनके आंकड़े नहीं हैं। और जो चिंतनीय और देखने वाली बात है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करने में इनके प्रवक्ता और राज्य मंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल के दौरान में जो सरकारी नौकरी दी गई युवाओं को, उसको कमतर करके आंक रहे हैं। जैसे खंडूरी जी जो है, वो लगभग 3 साल का कार्यकाल उनका रहा, और इनके राज्य मंत्री और प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि खंडूरी जी के कार्यकाल में मात्र 153 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। और फिर निशंक जी का जो 2 साल का कार्यकाल लगभग रहा, उसमें करीबन 350-400 युवाओं को रोजगार मिला। और तिवारी जी जो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में मात्र 5,500 युवाओं को रोजगार मिला। तो ये आंकड़े झूठे हैं। ये वर्तमान मुख्यमंत्री के महिमा मंडन करने में इस तरह तक गिर रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री रहे, उनके इस राज्य में जो उनका योगदान रहा उसको कमतर कर रहे हैं। जबकि तिवारी जी जब 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो पूरा स्ट्रक्चर ही, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या पुलिस हो, या दूसरे तरह की व्यवस्था में, तो तिवारी जी के कार्यकाल में 17,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। लेकिन इनके सुरेश भट्ट जी, हमारे BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी, तमाम इन लोगों के जो है दावे समाचार पत्रों में छपे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि तिवारी जी के कार्यकाल में मात्र 5,500 और खंडूरी जी के कार्यकाल में 150 युवाओं को रोजगार मिला। आनंद जी, एक तरफ तो स्वास्थ्य को लेकर के हम देख रहे हैं आए दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वहीं चौकुटिया से देहरादून तक ऑपरेशन स्वास्थ्य भी एक यात्रा चल रही है। देखिए, अब इसमें समझने वाली बात है कि इस प्रदेश में 2,614 चिकित्सा इकाइयां हैं। ये चिकित्सा इकाइयों में PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, इन सबको जोड़ दें तो 2,614 ये इकाइयां हैं। और ये कहते हैं इनके स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री जी कि 2,873 पद स्वीकृत है। तो हम सब लोग जानते हैं जो PHC है, वहां पर 1 MBBS डॉक्टर होता है, PHC A में, PHC एडवांस में 1 और PHC में 2। और जो CHC है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर जो स्वास्थ्य नीति है उसके अंतर्गत
वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक की भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन किसी भी सीएचसी में आपको ऑपरेशन थिएटर या तमाम इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो वहां पर भी 2-3 डॉक्टर होते हैं, लेकिन हाँ, जिला मुख्यालय, जिला अस्पताल या महिला अस्पताल या जो पूर्व के जो बेस थे उनमें से कुछ को जो है मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया, जैसे अल्मोड़ा हो गया, श्रीनगर हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। वहाँ के बेस अस्पताल को जो है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। तो अब देखने वाली बात यह है, जो आप लोगों के चिंतन और मनन के लिए भी जरूरी है, कि इस प्रदेश में 2614 चिकित्सा इकाइयां हैं, सारी सुविधाओं को मिला करके, जिसमें पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इन सबको मिला करके, और पद स्वीकृत है मात्र 2874। यानी मतलब एक चिकित्सा इकाई पे एक ही जो है वो है। मंत्री हैं जो धनसिंह रावत जी भाजपा के, वो कह रहे हैं कि अब जो है पहाड़ों में जो है मरीज हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि मरीजों की संख्या कम हो गई है, चिकित्सक जो है मरीजों की ढूंढ में निकल रहे हैं। कितना सच मानते हैं? अब धन सिंह जी तो जो है ना वो इतने ज्ञाता हैं कि पहले वो एक ऐसा ऐप लाए थे जो बारिश को जो है उस जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह पे वो ऐप ले जा रहा था, और अब वो ऐसा जो है हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। तो ये रोजगार के जो आंकड़े हैं उससे भी जोड़ करके देखा जाना चाहिए। जहाँ पर जो है 2614 चिकित्सा इकाइयां हैं, तो कम से कम जो स्वीकृत पद हैं वो दुगने होने चाहिए थे। तो ये 5,500 के आसपास तक जो है स्वीकृत पद होनी चाहिए थे। हमको जरा जखूली भी, हाँ, इजाजत है।